हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉइड के बारे में पढ़ा था कि फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बताया। इन्होंने 3 तरीके बताए थे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनैलिटी की वो हमारी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में जाके डिवाइड होती है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे। अब देखिए, जो आपका फ्रॉइड है उन्होंने पर्सनैलिटी को 3-4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, उसमें आपके आएंगे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाए थे, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हमने ये किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी कि पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित कैसे किया जाता है। तो इसके 3 पार्ट थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे कि हमारे व्यक्तित्व की संरचना कैसे होती है। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी में भी हमारा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रॉइड के अनुसार मन के संरचनात्मक मॉडल से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके द्वारा मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिक्ट क्या है? जब हम जन्म लेते हैं तो ये जो इंस्टिक्ट है ये हमारे साथ ही जन्म लेते हैं, बाय बर्थ हमारे साथ होते हैं, से उत्पन्न मानसिक संघर्ष यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान होता है। कि ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? इनमें मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है उन साधनों का समाधान करना होता है। ऐसे साधन होते हैं हमारे इद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये आपने नाम भी सुन रखे हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो के। और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस भी हर बार आपसे पूछते हैं कि इद का क्या काम है, ईगो का क्या काम है और सुपर ईगो का क्या काम है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इद, ईगो और सुपर ईगो जो ये है आपके, फ्रॉइड ने इनको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में डाला है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में डाला है। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फ्रॉइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो को स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में डाला है। ये क्या करते हैं? ये हमारे इंस्टिक्ट से उत्पन्न मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करते हैं कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो हमें बाय बर्थ मिली हैं, उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, उनसे क्या करते हैं? ये हमारा बचाव करते हैं। तो ये क्या कितने हैं आपके? 3 हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो पहले हम इद की बात करते हैं। इद क्या काम करता है? इद व्यक्तित्व का बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। मैंने बताया आपको कि बायोलॉजिकल है यानी कि इनेट होता है, बाय बर्थ में मिलता है, जिनमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होते हैं और जो असंगठित होते हैं, सेक्सुअल्स होते हैं, अग्रेसिव वाले होते हैं, रूल आदि को मानने वाले नहीं होते। यानी कि बाय बर्थ ह्यूमन नेचर कैसा है? एक एनिमल बिहेवियर की तरह है। इसमें हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, यानी कि जो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेक्सुअल्स होते हैं, अग्रेसिवनेस से भरे वाले होते हैं और नियम आदि को नहीं मानते। एक नवजात शिशु में मूलतः इद की प्रवृत्तियों की भरमार होती है। यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर इद ज्यादा पाई जाती है और ये क्या करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी कि उस बच्चे को खुशी मिलनी चाहिए, उसके लिए चाहे उसके अग्रेसिवनेस दिखानी पड़ जाए या फिर उसको रूल को अनफॉलो करना पड़ जाए। इसमें उसके सेक्सुअल्स डिजायर्स होती हैं जो डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो इड है वो आपका किस प्रिंसिपल का पर काम करता है? ये हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि इद क्या है? आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। सेकंड है कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। थर्ड क्या है कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, सेक्सुअल्स होता है, अग्रेसिवनेस होता है और रूल को अनफॉलो करने वाला होता है। और ये एक बच्चे के अंदर पाई जाती है। क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाले परिणाम की संतुष्टि करना होता है। इसे उचित, अनुचित, विवेक, अविवेक, समय, स्थान आदि से कोई मतलब नहीं होता।
ये कंप्लीटली अनकॉन्शियस होता है और रियलिटी से इसका कोई भी वास्तविक संबंध नहीं होता, यानी कि रियलिटी से दूर होता है। प्लेजर यानी कि हमें खुशी मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें चाहे किसी से कितना ही परेशान हमें करना पड़ जाए, ये हमारे अनकॉन्शियस में जाता है। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर होता है कि रियलिटी से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। प्लेजर प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा इड है ये क्या करता है, इड दो मैकेनिज्म को अपनाता है, यानी कि दो मैकेनिज्म पर काम करता है। फर्स्ट है इसका रिफ्लेक्स एक्शन और सेकंड है प्राइमरी प्रोसेस। फर्स्ट क्या करेगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन पर काम करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जैसे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं अपने आप, जैसे पलक का झपकना, जैसे है खांसना, जैसे खांसी हमारी क्या रिफ्लेक्स है। छींकना, जैसे हमें छींक आती है। ब्लिंकिंग है कि हम आंख मलते हैं, ये हमारी पलक झपकती हैं, ये क्या होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है। वो सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी प्रोसेस। तो जो पीजीटी साइकोलॉजी है वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इड का मैकेनिज्म क्या है। इड दो मैकेनिज्म को अपनाता है, फर्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन और सेकंड है प्राइमरी प्रोसेस। और जो आपका पेडागोगी का सिलेबस उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इड किस तरह का कंपोनेंट है, इसमें किस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती है और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें आपका कफिंग है, जैसे स्नीजिंग है, ब्लिंकिंग है, खांसना है, छींकना है या फिर आंख का झपकना है, ये क्या है आपके रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर है प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस क्या होती है, प्राइमरी प्रोसेस में व्यक्ति वैसे उद्दीपकों जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी के बारे में मात्र एक कल्पना कर अपना संघर्ष या तनाव दूर कर सकता है। जैसे एक बच्चा जिसे अमुक खिलौना जिससे वह पहले खेलता था नहीं देने पर उस खिलौने का मात्र कल्पना करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, प्राइमरी प्रोसेस क्या है। मान लीजिए एक टाइम में आपके पास अच्छी सुख सुविधा थी, एक बच्चे के पास खिलौना था लेकिन वो खिलौना अब टूट गया है और उसके पास वो खिलौना नहीं है। तो प्राइमरी प्रोसेस में वो क्या कर सकता है, किस तरीके का मैकेनिज्म अपना सकता है कि हाँ मेरे पास उस टाइम में वो खिलौना होता था और मैं उस खिलौने के द्वारा खेलता था और मेरी जो इच्छाएं थी मैं उसको कंप्लीट कर लेता था। तो यहाँ से क्या किया उस बच्चे ने उस खिलौने को अपने ब्रेन में लेकर आया और उसके लिए कल्पना की कि हाँ एक टाइम में मेरे पास ये खिलौना था और मैं इस खिलौने के साथ अच्छे से खेलता था। तो यहाँ से उसकी क्या है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है वो दूर हो गया है। तो आपने देखा कि इड ने किस मैकेनिज्म को अपनाया है, रिफ्लेक्स एक्शन को अपनाया है, प्राइमरी प्रोसेस को अपनाया है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या आएंगे आपके कफिंग है, स्नीजिंग है, ब्लिंकिंग है। और प्राइमरी प्रोसेस में क्या है कि एक टाइम एक जो ऑब्जेक्ट हमारे पास हुआ करता था लेकिन प्रेजेंट में वो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, हम केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं और कल्पना के बेस पर हम उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका ईगो। ईगो क्या है, ईगो इड से ऊपर काम करता है और जन्म के कुछ दिन के बाद तक बच्चे के अंदर जो इड है उसका नियंत्रण क्या करता है, ईगो नियंत्रण करता है। मन के गत्यात्मक पहलू का दूसरा मुख्य भाग ईगो है। जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा पूर्णतः इड यानी कि उपहा की प्रवृत्ति द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों के कारण उनकी ऐसी प्रवृत्तियों इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिनके फलस्वरूप उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इसका संबंध रियलिटी से होता है कि रियलिटी में हमें कुछ चीजें चाहिए लेकिन हम वो प्राप्त नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनकी कल्पना कर सकते। लेकिन रियलिटी में जो चीजें होती हैं, यानी कि एक टाइम के बाद बच्चा जिद करनी छोड़ देता है कि बच्चे को अगर ये चीजें चाहिए तो उसी टाइम चाहिए, यानी कि वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको नियंत्रण ईगो करती है। ईगो क्या होता है, हमारे सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग चलने वाला होता है, नैतिक मूल्यों को अपनाने वाला होता है। यहाँ पर हम सामाजिक नियमों नैतिक मूल्यों का अवपालना नहीं कर सकते, यहाँ हमें उनको मानना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इड उनका पूरा नहीं होता और उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ईगो हमारी रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है,
सामाजिक नियमों को मानती है, नैतिक नियमों को मानती है। और यहाँ पर आकर जो हमारा बचपन ईड में गुजरा है, उस ईड को कंट्रोल कौन करता है? ईगो कंट्रोल करती है। ये हमारा ईगो है। ईगो के व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक शाखा भी माना गया है। ये आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये आपका पेडागोगी के लिए क्वेश्चन है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रूप में कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, ईड, ईगो या सुपर ईगो, तो आप बोल सकते हैं कि ईगो हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रूप में काम करता है। यह कॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है, यानी कि जो हमारा ईगो है वो कॉन्शियस भी होता है और हमारा क्या, अनकॉन्शियस भी होता है। इसलिए ईगो क्या करता है, इन तीनों ही लेवल पर निर्णय ले सकता है कि हमारा अनकॉन्शियस, परिकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों जो लेवल है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी के, उसके ऊपर कौन काम करता है? ईगो काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रूप में ईगो काम करता है। अब बात करते हैं हम सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो को लेवल 1, अबव 1 भी कहा जाता है, यानी कि ईगो से हम जब ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा सुपर ईगो कहलाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपना आइडेंटिफिकेशन माता पिता के साथ स्थापित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सीख लेता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस तरह के सीखने से सुपर ईगो के विकास की शुरुआत होती है। सुपर ईगो को व्यक्तित्व का मोरल एथिकल ब्रांच माना गया है और ये आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है। अब जो हमारी ईगो है, जो हमने पढ़ा है, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच माना गया है। सुपर ईगो आपका मोरल और एथिकल ब्रांच माना गया है। ईगो आपकी रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है, सुपर ईगो आपकी आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करती है। आइडेंटिफिकेशन का नया नाम आया कि जैसे बच्चे के माता पिता हैं, बच्चा खुद अपने माता पिता के जैसा बनना चाहता है, यानी कि अपने पर्सनैलिटी को अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिफिकेशन कर लेता है कि जैसे मेरे माता पिता काम करते हैं मुझे भी उसी तरीके के व्यक्तित्व के रूप में निकल कर आना है, और आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें सोशलाइजेशन के दौरान बच्चा माता पिता द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने ईगो में आत्मसात कर लेता है और बाद में सुपर ईगो का रूप ले लेता है। यानी कि जब बच्चा छोटा था, जिसमें उसमें ईड थी, जब वह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा था, वहां से जब वो बड़ा हुआ और ईगो की तरफ आया तो ईगो में जो पेरेंट्स ने बच्चे को सीख दी है, यानी कि जब बचपन से जब वह बड़ा बच्चा हुआ है और उस टाइम जो पेरेंट्स ने उसको सीख दी है, तो उस सीख ने क्या किया, उसने अपने आप में एसिमिलेट कर लिया। आत्मसात क्या होता है? एसिमिलेट कर लिया, उसको सीख लिया, और बाद में जो सीख दी है, जो उसको परवरिश दी गई है, उस परवरिश को क्या किया है, सुपर ईगो के रूप में उसने उसको विकसित कर लिया है। जैसे जैसे उसके अंदर सुपर ईगो विकसित हो जाती है तो ईड की जो सेक्सुअल डिजायर होती है, अग्रेसिवनेस होता है, अनमोरल प्रवृत्तियां होती हैं, उन पर रोक लग जाती है। ईगो क्या करता है, उसके जो रियल गोल्स हैं, ईगो को वास्तविक और यथार्थ लक्ष्यों से हटाकर नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। यानी कि सुपर ईगो ने क्या किया, ईड में जो बच्चे की इच्छाएं थी उनको रोक दिया, और ईगो में जो उसके रियल गोल्स थे वहां से उसने हटाकर उसको नैतिकता की तरफ ले आया। तो एक पूर्णतः विकसित वेल डेवलप्ड सुपर ईगो व्यक्ति के कामुक और आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के माध्यम से करता है। यानी कि सुपर ईगो क्या करता है, जो भी उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, कामुकता है, अग्रेसिवनेस, उसको रिप्रेस कर देता है, यानी कि उनको दबा देता है। दबाने से क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। इसमें यह भी बताया गया कि रिप्रेशन भी क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे आप को सुरक्षित करते हैं, जहां पर हमारी इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं हम पूरी करना चाहते हैं, लेकिन समाज के अकॉर्डिंग वो इच्छाएं
हम पूरी नहीं कर सकते। जैसे हमारे अग्रेसिवनेस है, हम सभी पर गुस्सा नहीं कर सकते, हमें समाज के नियमों के अकॉर्डिंग रहना है। हम कहीं जाकर शोर नहीं कर सकते हैं, हमें जिस तरीके का हमारा समाज है वैसे ही रहना है। सेक्सुअल डिजायर्स यहाँ पूरी नहीं हो पाती तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेस कर देना, कि जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, जिससे आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो डिप्रेशन में आने से अच्छा है कि आप उन इच्छाओं को रिप्रेस कर दें, यानी कि दबा दें, और उनको अपने अनकॉन्शियस में भेज दें। तो सुपर ईगो ने क्या क्या काम किया, इसने एक तो क्या किया, आपका आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है, मोरल एथिकल ब्रांच है, और आइडेंटिफिकेशन से बच्चा कर लेता है। अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यही आएंगे कि जो आपका सुपर ईगो है वो आपका आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है, और सोशलाइजेशन के दौरान जो सीख बच्चे को दी गई है वह उसको लास्ट में जाकर सुपर ईगो के रूप में उसको विकसित कर लेता है। और ईड और ईगो दोनों को कंट्रोल कौन करता है, सुपर ईगो कंट्रोल करती है। ईगो के समान सुपर ईगो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों ही होता है। यानी कि जिस तरीके से हमारी ईगो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पर काम करती है, इसी तरीके से सुपर ईगो भी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पर काम करती है। तो डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी को हम कल करेंगे। आज आप इतना ही करें कि जो हम आपका ईड, ईगो और सुपर ईगो है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। 3 बातें आपको याद रखनी है। ईड आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा, ईगो आपकी रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करेगी, और जो आपका सुपर ईगो आपका आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करेगा। तो थैंक यू।